स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए मैराथन क्लास जारी है और फ़िलहाल फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में आप लोग को फाउंडेशन पेपर 4 का कंप्लीट आंसर के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों का मैराथन क्लास शुरू होने जा रहा है। बाकी अगर फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे या फिर इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मैराथन क्लास। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दें, झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना है, कम समय में बेहतरीन तैयारी, तो हमारी टीम के तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स बनाया गया है जिनकी मदद से आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देना है अपना नाम, सेशन और मीडियम लिख के 9110 91 15 52 इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। और एक विशेष जानकारी बता दें, सेशन 2019-21 का बेहतरीन तैयारी करवाया गया था, इसी तरह से लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर और इसके साथ नोट्स के माध्यम से, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे शुभम जी, आदित्य जी और भार्गव जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे जिन्होंने 88, 89, 87% तक रिजल्ट किए थे। उम्मीद है इस बार भी आप लोग का रिजल्ट बेहतरीन होगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आप सभी फटाफट लाइव जुड़ जाइए और आज के इस लाइव सेशन में फाउंडेशन पेपर 4 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट मैराथन क्लास होगा और आप लोगों को कंप्लीट क्लास की तैयारी भी करवाया जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन पेपर 4 का, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से आपको आंसर का सवाल लिखना होगा और क्या लिखना होगा, डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही बीच बीच में हम वीडियो के बीच बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम का टिप्स भी बताते रहेंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन भी मिल गया है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज के क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग जितने भी हैं ज्वाइन होते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चाहे आप नोट्स लिए हो या फिर अपने से तैयारी कर रहे हो या फिर आप कहीं और जगह से नोट्स लिए हो, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाना और साथ ही एक बेहतरीन रिजल्ट करवाना। तो बस आप सभी का बेहतरीन रिजल्ट भी होगा और बेहतरीन तैयारी भी होगा और एग्ज़ाम में आप बेहतरीन तरीके से लिख भी पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके माध्यम से मैराथन क्लास के माध्यम से आप लोगों को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं और आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई पॉइंट, कोई शब्द में दिक्कत ना हो, आप हर चीज़ आसानी से समझ सके। इसके अलावा अगर बात की जाए सेशन 2019-21 की, तो इसी तरह से लाइव क्लासेस और बाकी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सारा चीज़ आप लोग को माध्यम से तैयारी करवाया गया था सेशन 2019-21 का, जिसमें बेहतरीन तैयारी हुआ था और बेहतरीन रिजल्ट भी। तो चलिए इस बार सेशन 2020-22 की तैयारी करवा रहे हैं, तो फाउंडेशन पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब जुड़ जाए और मुझे उम्मीद है आप लोग सब जुड़ गए हैं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आप लोग अपना कमेंट लिखते रहिएगा कि आपको क्लासेस कैसा लग रहा है। और सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग और मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा समर्थन, मेरा सपोर्ट आप सभी के साथ है। आप लोग बेहतरीन तैयारी करें, बेहतरीन एग्जाम की तैयारी के साथ बेहतरीन रिजल्ट करें, यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरी आशीर्वाद। और जब आप लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि सेशन 2020-22 का हुआ, 2019-21 का हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो इस बार आप लोगों का होगा। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर जिस दिन आप लोग का रिजल्ट आएगा तो आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर, मेरा जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें अपना रिजल्ट और अपना सेशन सब कुछ लिख के हमको जरूर सेंड कीजिएगा रिजल्ट के टाइम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आज फाउंडेशन पेपर 4 शैक्षिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, इसका कंप्लीट क्लास करेंगे। और अगर आपको इनका कंप्लीट नोट्स भी चाहिए तो मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 91 15 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो आपको क्लासेस दे रहे हैं ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप पर। तो आज का पहला टॉपिक्स है
शैक्षिक तकनीकी प्रौद्योगिकी। तो इसका सबसे पहले अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य, इसका सिद्धांत, सारा चीज़ एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और ये पेपर जो है ये आपका स्टडी मटेरियल जो यूज होता है उसके बारे में ही इसको कॉन्सेप्ट रखिएगा। स्कूलों में जो स्टडी मटेरियल होते हैं, बच्चों को सिखाने का जो साधन है, वो सारे चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारे साधन है, वो सारा चीज़ ये इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एजुकेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा देना, पढ़ाना या फिर प्रशिक्षित करना, जबकि तकनीकी का शाब्दिक अर्थ है शिल्प, जो ग्रीक भाषा के टेक्निको शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है एक कला। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका हिंदी नाम है शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और शैक्षिक तकनीकी जो है उसका इंग्लिश वर्ड है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन के बारे में आप जानते हैं, शिक्षा देना, और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया आपका तकनीकी, यानी जो शिक्षा तकनीकी रूप से दी जाए वही है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और तकनीकी शब्द जो है उसका अर्थ है शिल्प, जो ग्रीक भाषा के टेक्निको शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है एक कला। अतः जब शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा से बालक के मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीकी तथा विज्ञान अपना प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करता है। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है, जिससे शिक्षा, शिक्षण तथा अधिगम भी बहुत प्रभावित हुए हैं। तो देखिए शिक्षा से शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो बालक का व्यवहार है उनसे वांछित परिवर्तन लाना होता है। और इन सभी में आज के जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आविष्कारों ने इतना सारा साधनों का आविष्कार किया है कि जिनके माध्यम से आज की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी बन गया है, इन सभी शिक्षण विधियों, अधिगम विधियों के वजह से। आप देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की कुछ परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने एवं शिक्षा शास्त्रियों ने शैक्षिक तकनीकी की विभिन्न परिभाषाएं दी है। प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। GOM लिथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी अधिगम एवं अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता में विकास एवं सुधार लाया जाता है। EM बूटर के शब्दों में ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक और दे दिए है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैथिम के अनुसार शैक्षिक तकनीकी विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित शिक्षण विधियों, विद्यालय में ज्ञान के व्यावहारिक रूप के निर्माण, नियमन एवं परीक्षण की ओर संकेत करता है। और आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कोई ना कोई टॉपिक्स। तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, इसकी परिभाषा है, इसका प्रकृति, इसकी विशेषताएं, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, और तैयारी कीजिएगा। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक, स्पष्ट, सुगम, रुचिकर आदि बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर। यह अंतःक्रिया विश्लेषण,
अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग और दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स आदि की नई खोजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें प्रभावी अधिगम के लिए विधियों एवं तकनीकों के विकास पर जोर दिया गया है, जो निरंतर तथा विकसित प्रणाली है। शैक्षिक तकनीकी में अधिगम के परिणामों के जांच हेतु मापक यंत्र की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, कला, प्रणाली, दृश्य श्रव्य सामग्री और मशीनों का प्रयोग शामिल है। तो आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह से शैक्षिक तकनीकी यानी आज के वर्तमान युग में आप कोई भी स्कूल जाइए, चाहे प्राइवेट स्कूल जाएँ, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल जाएँ, आप स्कूल में आज से लगभग 50 साल 20 साल पहले के स्कूल में अगर तुलना करेंगे तो देखेंगे आज की जो शिक्षण पद्धति है उसमें बहुत ज़्यादा जो है शैक्षिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है। जैसे स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, लेबोरेटरी, ये बहुत सारे जो है हमारे यहाँ स्कूलों में देखने को मिलता है आज के इस वैज्ञानिक और जटिल युग में। तो ये सारा जो काम होता है प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई, इसी को कहा गया है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का एक ऐसा नया क्षेत्र है जिसका संबंध प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट से होता है। यानी शैक्षिक तकनीकी का सीधा संबंध है प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट। जब कोई चीज़ इनपुट होता है तो उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, और शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का ही एक ऐसा क्षेत्र है। अब चलिए इसको आप थोड़ा सा और समझा देते हैं। मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाएं, वहाँ पे अगर देख रहे होंगे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई जाती है। तो प्रोजेक्टर आया कैसे? सबसे पहले प्रोजेक्टर के लिए आपको कुछ साधनों की ज़रूरत होती है। वो साधन जैसे ही वहाँ पे लगा रहेगा उसको फिर करंट से सेट किया जाता है, और यानी कि उसको जो है कॉर्ड के माध्यम से सेट किया जाएगा और फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको लाइट दिया जाएगा और प्रोजेक्टर में वो दिखाई देगा और बच्चे उस तरह से शिक्षा प्रदान करती है। तो सबसे पहले हुआ क्या, वहाँ पर इनपुट होता है, यानी इनपुट मतलब जो चीज़ डाला जाता है, और फिर प्रोसेसिंग हो रहा है, और फिर लास्ट में आपका आउटपुट आ रहा है। यानी इसमें दो चीज़ आ रहा है, एक तो बच्चों पर भी इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और आउटपुट, और एक जो साधन है उन पर भी। आप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र क्या है या इसकी भूमिका क्या है। तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पहला, यानी इसका कार्य भी मान लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे क्वेश्चन जो अगर आ जाए कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ, भूमिका यानी इसका क्या क्या कार्य है, चलिए देख लेते हैं। भूमिका, पहला नंबर भूमिका है शैक्षिक तकनीकी द्वारा अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों का श्रेष्ठतम विकास होता है। यानी इसमें बच्चों का क्या करते हैं शैक्षिक तकनीकी के द्वारा, एक तो ज्ञान में ज्ञानात्मक वृद्धि होती है, साथ ही भावात्मक में भी विकास होगी और मनोगत्यात्मक में भी विकास होगी। यह सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। यह छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। 4 नंबर, शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखलाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाए रखती है। शैक्षिक तकनीकी यदि एक और व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र को व्यक्तिशः शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है, तो दूसरी ओर अपने कठोर शिल्प उपागमों के द्वारा अनेक छात्रों को एक साथ प्रभावकारी ढंग से शिक्षण प्रदान करने में भी सक्षम है। तो जैसे आपको अभी बताया प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि आप एक साथ जो है इनके द्वारा बहुत सारे बच्चों को सिखा सकते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा में इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। औपचारिक आप दोनों को बता दिए थे, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो आपका, और अनौपचारिक जो आप परिवार, अपने समाज, अपने वातावरण से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही प्रकार के शिक्षा के लिए यहाँ पे उपयोगिता सिद्धांत सिद्ध है, क्योंकि ज्ञान के संचय और विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपित शिक्षण, अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण, श्रव्य दृश्य सामग्री, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर,
प्रोजेक्टर, कंप्यूटर तथा अन्य जीवन अवधारणाओं का जन्म हुआ है। यानी शैक्षिक तकनीकी के कारण ही माइक्रो टीचिंग से लेकर यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स, उसके बाद वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर या फिर जितनी सारी साधन है उन सभी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही। इनके माध्यम से शिक्षण तथा प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है तथा शिक्षक और छात्रों को व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। आप देख लेते हैं शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को लिखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है, तो चलिए इसका भी कंप्लीट पॉइंट को समझा देते हैं और क्लास करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए और आप लोग का कमेंट आता रहता है तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता रहता है। बाकी हमारा भी कमेंट आप लोग पढ़ते रहिएगा। हम यहाँ पे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों को सीधा हम क्लास करवा रहे हैं ताकि आपकी कम समय में बेहतरीन तैयारी हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हम अपनी तरफ से टेक्स्ट मैसेज करते रहेंगे, आप लोग जो है टेक्स्ट मैसेज के आंसर देते रहिएगा मेरा, और जो पिन टू टॉप मैसेज किया है उसका भी आंसर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद है बहुत हद तक आपके आसानी भी होगी अपनी तैयारी, और साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और जब कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो चीज़ अपने आप आसान बन जाता है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करें, मेरी यही शुभकामना है, मेरी यही आशा है, मेरी यही उम्मीद है। तो चलिए, शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान का व्यावहारिक रूप है क्योंकि इसमें विज्ञान तथा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से शिक्षण विधि, उद्देश्य, नीतियों, पाठ्य वस्तुओं तथा वातावरण द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। इसके द्वारा कक्षा शिक्षण को सरल, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। तो देखिए इसकी प्रकृति क्या क्या है। पहला नंबर पॉइंट कि यह विज्ञान का ही व्यावहारिक रूप है और इसमें विज्ञान और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो शिक्षण की विधियां हैं, जितनी सारी मेथड है, वो मेथड, उनके उद्देश्य, उनकी नीतियों, यहाँ तक कि सिलेबस और वातावरण द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापकों को में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होगा, जो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया होगी वो सरल होगी, वैज्ञानिक होगी, सुगम होगी, आसान होगी, वस्तुनिष्ठ होगी और प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है। यह तकनीकी शिक्षा संबंधी मूल्यांकन तथा निर्देशन में वैज्ञानिक रूप में से सुधार करती है। शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, दृश्य श्रव्य सामग्री, मशीन विज्ञान, कला आदि से बहुत सहायता लेती है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है। आप सभी को अभी बताया कि बहुत सारे यहाँ पे जन्म हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे अभिक्रमित अध्ययन, प्रोग्राम लर्निंग, उसके बाद अंतःक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, श्रव्य दृश्य सामग्री, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग आदि। एक और इसके साथ क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता। तो चलिए इसका भी आप लोग को कंप्लीट क्लास करते हैं और इसके बाद ये टॉपिक 1 ख़त्म होगा। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फिर टॉपिक 2, टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। और यहाँ पे देखिए शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। कोठारी कमीशन 1966 ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है, पिछले कुछ सालों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन को फिर से जीवन दान देने या उसे अभी अनुप्रमाणित करने की प्रविधियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो कोठारी कमीशन ने अपने क्या कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे कक्षा अध्ययन को फिर से जीवन दान देने और अनुप्रमाणित करने की प्रविधियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों के सारे जीवन और कार्यकलापों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना एवं बच्चों के मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीकी का अपना महत्व स्वयं सिद्ध है। तो पहला उपयोगिता क्या है कि जो बुनियादी शिक्षा में बताया गया था, और कोठारी कमीशन ने भी ये साफ कह दिया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जितने भी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ पे फिर से जीवन दान यानी फिर से नई पद्धति के माध्यम से बच्चों को सही से बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की जो है कोशिश जारी है। और इस बीच जो बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य था कि जो प्राइमरी स्कूलों के सारे जीवन और कार्यक्रम में
क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा और बच्चों का मन, उसका शरीर और उसका आत्मा का सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीकी का अपना एक महत्व उपयोगिता है। आप देखिए एक नंबर करके समझेंगे। पहला नंबर इसका उपयोगिता है शिक्षक के लिए उपयोगिता। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसके किसके लिए उपयोगिता है एक करके देख लेते हैं। तो पहला उपयोगिता है शिक्षक के लिए, तो यूटिलिटी फॉर ए टीचर। तो फॉर ए टीचर कैसे है, देखिए शिक्षक के लिए कैसे है। शैक्षिक तकनीकी पर अधिकार रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है और उनमें वांछित सुधार लाने का प्रयत्न कर सकता है। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों का व्यवहार को पहचान सकता है, जान सकता है और जानकारी प्राप्त करके फिर उसके व्यवहार में वांछित सुधार लाने का भी कोशिश कर सकता है। शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार सुधार की प्रणालियों का भी ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षक को समर्थ बनाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यू, रचनाओं तथा शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग और टीचर ट्रेनिंग आदि नवीन विधियों का प्रयोग करने के लिए शैक्षिक तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे शिक्षण तकनीकी क्या है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी जो आज के वर्तमान युग में वैज्ञानिक और जो आज के साधनों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में जो गुरु होते थे और अपने शिष्य को जो है एक नीचे किसी पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, तो वो अलग सिस्टम था। धीरे धीरे विकास भी होता गया शिक्षा का और आज इतने जटिल युग और इतना वैज्ञानिक युग आ गया कि हर चीज़ जो है बच्चों को अब वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी तौर पर सिखाया जाता है, प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर आदि के माध्यम से। उसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को एक माइक्रो टीचिंग बनाना होता है, लेसन प्लान बनाना होता है कि हम आज क्या पढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। ये सारा चीज़ पढ़ाने का साधन ही आपका हो गया शैक्षिक तकनीकी। यानी आप जो लेसन प्लान बनाते हैं, पढ़ाते हैं, जो आपको कॉलेज की तरफ से दिया गया था लेसन प्लान के लिए कार्यक्रम, आप स्कूल गए वहाँ पे पढ़ाए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप जाकर तो नहीं पढ़ाए, आप लेसन प्लान बनाए, लेसन प्लान बनाने के बाद उसके बाद क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो सारा चीज़ लेसन प्लान में तय होती है, माइक्रो टीचिंग में तय होती है। तो ये इस तरह के साधन को ही शैक्षिक तकनीकी कहा गया है। तो शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हुआ शिक्षक के लिए उपयोगिता। आप देख लेते हैं सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता। तो जो सीखते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। जैसे शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने के प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाए रखती है। शिक्षण के नए की प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीकी की ही है, जो हमें अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाते हैं। यानी आज की जो वर्तमान युग है, जो शिक्षण की विधियां हैं, जो शिक्षण का मेथड वगैरह है, वो जो नया प्रोसेस आया है उसके माध्यम से जो शिक्षण तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ज़्यादा शिक्षा को जो है आसान सुगम बना रही है और वैज्ञानिक भी बना रही है। तो ये हुआ सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता। तीसरा क्या है? तीसरा है समाज के लिए भी उपयोगिता है। कैसे देख लेते हैं। समाज में आज जनसाधारण के पास रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, यहाँ तक कि मोबाइल आदि की सुविधाएं पहुँच चुकी है। उनका उपयोग शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा में क्षेत्र में किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों और छात्रों तथा जनसाधारण के ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोज्ञात्मक पक्षों का उचित विकास करती है। सीमित संसाधन वाले देशों के लिए शैक्षिक तकनीकी ऐसी प्रविधियों का वरदान देती है जिनकी मदद से मास एजुकेशन का प्रचार यानी जन शिक्षा का प्रचार प्रसार तथा विस्तार होता है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से एक प्रभावशाली शिक्षक, नेता या समाज सुधारक के ज्ञान और कौशल का उपयोग टेलीविज़न, टेप तथा रेडियो, अभिभाषण आदि के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक भाग तक सरलता से पहुंचाया जा सकता है। तो ये रहा उसकी उपयोगिता।
एक यहाँ पे हम आपको पॉइंट कर दिए, उसके बाद तो टॉपिक 2 शुरू करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कभी कभी एक क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का जो प्रयोग है उसको कौन कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको जो है नोट कर लीजिए और इसके माध्यम से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमारी तरफ से ये करवा दिया जा रहा है, कहें अगर आ गया तो करना क्या है कि ये 5 पॉइंट को आपको डील में करना है। कैसे कैसे आपको समझा रहे हैं, देखिए। पहला है राजनीतिक कारक। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग को प्रभावित कर सकता है राजनीतिक कारक। अगर कोई नेता, कोई राज्य के मंत्री अगर चाहे कि वो इस अपने राज्य में जो स्कूल है वहाँ पे शैक्षिक तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक राजनीतिक कारक भी होगा। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा शैक्षिक कारक। चौथा आर्थिक कारक। किसी के पास पैसा ज़्यादा है और किसी के पास पैसा कम है, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके लिए शैक्षिक तकनीकी का आसानी से उपयोग हो जाएगा, लेकिन जिसके पास आर्थिक प्रॉब्लम होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी है। तो ये सब आपको पॉइंट करना है, नोट करके रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। तो ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी तैयारी करवाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और लाइक, जितने भी देख रहे हैं कम से कम आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आप लोगों को लाइक की वजह से, ठीक है। तो आप लोग का लाइक और कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो शैक्षिक तकनीकी के जो मुख्यतः प्रकार है वो 4 है। पहला है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है अनुदेशनात्मक तकनीकी। तो पहला शिक्षण तकनीकी में है टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है अनुदेशनात्मक तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद है व्यवहारिक तकनीकी यानी बिहेवियरल एजुकेशन, और लास्ट है आपका अनुदेशनात्मक रूपरेखा प्रारूप यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो चलिए चारों को एक एक करके समझाते हैं। पहला है शिक्षण तकनीकी। क्या है शिक्षण तकनीकी? टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षा शास्त्री स्किनर के अनुसार शिक्षण तकनीकी शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाने वाला शास्त्र है और शिक्षण प्रणाली को अधिक समृद्ध भी बनाता है। स्किनर का क्या कहना है कि जो शिक्षण तकनीकी है इनके माध्यम से शिक्षक को प्रभावशीलता बनाती है और ये एक उनके लिए क्या है शास्त्र जैसा है और शिक्षण प्रणाली को भी अधिक समृद्ध और विकसित बनाती है। इसमें अध्ययन कराए जाने वाली वस्तुओं का विश्लेषण करना, शिक्षण विधियों का बोध, उद्देश्य का निर्धारण और व्यावहारिक उद्देश्य के रूप में लेखन आता है। इसमें शिक्षक शिक्षण विधियाँ, अशुद्धियों और प्रविधियों का चुनाव करता है। साथ ही अध्यापक को मार्गदर्शन में सुविधा मिलती है। इसके द्वारा शिक्षण के नियंत्रण का कार्य भी पूरा किया जाता है। तो पहला हुआ आपका टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी शिक्षण तकनीकी। आप देख लेते हैं दूसरा क्या इसका जो है प्रकार है अनुदेशनात्मक तकनीकी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ है सूचनाएं देना। मानव अधिकांशतः अनुदेशन से ही अधिगम करता है, अतः वे सभी क्रियाएं जो सीखने में सुविधा देती है वह अनुदेशन कहलाती हैं। इसमें यह जरूरी नहीं कि ये सभी क्रियाएं शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया हो। इसके अतिरिक्त जो भी विधियां और प्रविधियां अपने माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है वह अनुदेशन तकनीकी कहलाती है। यानी अनुदेशन तकनीकी में क्या है सूचना देना, ठीक है, और इस सूचना के माध्यम से जो है अधिगम होता है। अगला है व्यावहारिक तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास करते हैं। व्यवहार तकनीकी से अभिप्राय है अधिगम में व्यवहार की प्रकृति तथा स्वरूप का अध्ययन कराना। तो व्यवहार तकनीकी से क्या आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए कि अधिगम में व्यवहार की प्रकृति तथा स्वरूप का अध्ययन कराना। इस तकनीकी के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन किस तरह लाया जा सकता है और शिक्षक के कक्षा संबंधी व्यवहारों में कैसे सुधार हो सकता है। इसमें क्या है कि जो बालक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसमें
उसके व्यवहार में किस तरह से वांछित परिवर्तन लाया जाए और कैसे सुधार हो, इसके लिए जो है व्यवहार तकनीकी का काम आता है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ ही यह तकनीकी अधिगम प्रक्रिया को परिमार्जित भी करती है ताकि इच्छित व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इसमें व्यवहार का मापन और निरीक्षण भी संभव होता है। तो व्यवहार तकनीकी का काम है कि अधिगम में बच्चों में यानी बालकों में जो व्यवहार संबंधी उसका वांछित परिवर्तन लाना, और इस शिक्षण तकनीकी से ये संभव है। लास्ट है अनुदेशनात्मक रूपरेखा प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। शिक्षा शास्त्री अनविन के अनुसार अनुदेशन के प्रारूप से अभिप्राय आधुनिक कौशल और प्रविधियों का शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत वे सभी विधि, साधन, वातावरण आदि शामिल किए जाते हैं जो अधिगम को सुगमता दे सकते हैं। इसके निम्नलिखित 3 प्रसिद्ध रूप हैं। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा प्रोसेस। तो इनका काम क्या है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान को प्रभावी बनाना, पृष्ठपोषण मनोविज्ञान को प्रभावी बनाना, प्रणाली विश्लेषण को प्रभावी बनाना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। एमएसए क्लासेस डीएलएड जो आपके आने वाले, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें या फिर जेटेट की तैयारी हो या फिर अदर स्टेट की तैयारी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को चैनल के साथ जुड़े रहिए, हाँ, और एमएसए परिवार का आप लोग सदस्य बने रहिए। ये एक सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आप लोगों का एक ऐसा परिवार है। ये आप लोग एमएसए क्लासेस जो है आपका अपना परिवार है, और इस परिवार को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोग इस परिवार का सदस्य बने और आपकी आने वाले समय में जितनी भी सारी वैकेंसी आए, टीचर वैकेंसी खास करके, उनका तैयारी कैसे करें, उन तक कैसे उनको अचीव किया जाए, कैसे टीचर बने, सारा यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिलता रहेगा। और साथ ही आप लोग को एमएसए स्टडी टॉक्स जो कि लगभग 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को अपडेट मिलता रहता है। और ये चैनल आप लोगों को एग्जाम की सारी तैयारी करवाया जाएगा, आप लोग का सीटेट से लेकर जेटेट तक, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी में अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम करवा रहे हैं ताकि अगर आ जाए तो फिर थोड़ा बहुत आप लोग को इसका तैयारी करके जाना है। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, शिक्षण तकनीकी इसका जन्म जाता है हर्बर्ट मॉरिसन, ब्रूनर, हंट, ग्लेसर तथा गेज। अनुदेशन तकनीकी का जन्मदाता है स्किनर, ग्लेसर, ब्रूनर तथा आसुवेल। जबकि व्यवहार तकनीकी का यहाँ पे जो जन्मदाता है वह है स्किनर, एमिडॉन तथा फ्लेंडर। शिक्षण तकनीकी का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास। अनुदेशन तकनीकी का यहाँ पे उद्देश्य है केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। इसमें शिक्षण तकनीकी में क्या होगा, आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होगा। लेकिन अनुदेशन तकनीकी में केवल ज्ञानात्मक पक्ष जिसमें सूचनाएं भेजी जाती हैं, और व्यवहार तकनीकी में क्रियात्मक पक्ष विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास किया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, तथ्य भी देख लेते हैं। शिक्षण तकनीकी का तथ्य क्या क्या है। पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण को महत्व दिया जाता है। शिक्षण एवं विद्यार्थी मुख्य तथ्य हैं। अनुदेशन तकनीकी में पाठ्य वस्तु के स्वरूप एवं उसकी व्यवस्था को ही अधिक महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहते हैं, और संप्रेषण से अधिक महत्वपूर्ण होता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी ही क्रियाशील रहते हैं। तो ये है। उसके बाद आपका आधार भी देख लेते हैं। सामाजिक, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक पर आधारित सिद्धांत एवं नियम है शिक्षण तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी में देख लेते हैं शिक्षण, मनोविज्ञान तथा अनुक्रिया सिद्धांत। और व्यवहार तकनीकी में क्या क्या होगा, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के प्रतिमान एवं स्वरूप, निरीक्षण की विधियाँ एवं सुधार की प्रविधियाँ। तो इस तरह से जो है इसका तीनों आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बाकी चीज़ आप देख लीजिएगा। इनका अलग अलग जो है आपको अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही बस उसका महत्व क्या है अलग अलग चीज़ों का। उसके बाद उपयोग, पाठ्य वस्तु आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या है यहाँ पे, वो है शैक्षिक तकनीकी के उपागम, और ये बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो इसका तैयारी आप लोगों को जरूर करके जाना है। तो चलिए इसका क्लास करते हैं। शैक्षिक तकनीकी के उपागम को विस्तार से लिखिए। तो कौन कौन से शैक्षिक तकनीकी के उपागम है, देखिए। पहला है कठोर शिल्प उपागम, दूसरा आपको दिखा देते हैं मृदुल उपागम, और तीसरा भी आपको दिखा देते हैं
प्रणाली विश्लेषण उपागम। तो तीनों के बारे में डिटेल्स में क्लास देंगे, ठीक है। चलिए, कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोचेस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण में अभियंत्रण की मशीनों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम कहलाता है। कठोर उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री या मशीनी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीक से हुआ है। तो कठोर शिल्प उपागम क्या है? जो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, जो मशीन है, मशीनी प्रणाली के रूप में जिसे जाना जाता है, वही आपका कठोर उपागम है। कठोर उपागम का तात्पर्य है शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले उन तकनीकी उपकरणों से जिनके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। कठोर उपागम के अंतर्गत चलचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टीवी, प्रोजेक्टर आदि हैं। इनका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। इस तकनीकी के द्वारा ही ज्ञान को संचित करना, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना संभव हो सका है। तो देखिए, कठोर उपागम के अंतर्गत क्या क्या आता है? चलचित्र यानी टेलीविज़न, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सारा चीज़ का जो विकास हुआ है वो आपका कठोर उपागम के अंतर्गत आता है। और इसमें जो ज्ञान संचित होता है वो बहुत हद तक क्या होता है? स्थायी होते हैं और दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना या संप्रेषित करना और ज्ञान का विस्तार करना भी संभव हो पाया है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख यानी वर्णन ए लैमिस्डन ने किया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी उपकरणों को कठोर उपागम कहते हैं। इसके लिए परिभाषा क्या क्या है? चलिए, दो परिभाषा आप लोगों को दिखाते हैं और क्लास देते हैं। डेविस के अनुसार कठोर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में भौतिक विज्ञान का उपयोग है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा सकता है। अगला है परिभाषा मैरिलम निक्सन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी उपागम का कार्य व्यक्ति एवं समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। इसी तरह चलिए देख लेते हैं आप यहाँ पे कि जो कठोर उपागम है उसको तीन हिस्सा में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला है श्रव्य कठोर उपागम, दूसरा है दृश्य कठोर उपागम, तीसरा है दृश्य कठोर उपागम। तो श्रव्य कठोर उपागम जो कि आप जहाँ आप सुनते हैं, दृश्य कठोर उपागम जहाँ आप देखते हैं, और दृश्य श्रव्य जहाँ आप सुनते भी हैं और देख भी सकते हैं। जैसे श्रव्य कठोर उपागम में देख लीजिए, सुनने वाले में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगोफोन, टेलीफोन वार्ता, भाषा प्रयोगशाला, आकाशवाणी, स्टूडियो रिकॉर्डर, मानव स्वर, ये आपका आ गया श्रव्य कठोर उपागम के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं दृश्य कठोर उपागम, जिसमें आ जाता है आपका मॉडल, चित्र या पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, मायादीप यानी मैजिक लैंटर्न, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेखाचित्र तथा खाके, वास्तविक पदार्थ, चित्र दर्शक, मानचित्र, ग्लोब, संदर्भ पुस्तकें या फिर एटलस आदि आदि। ये आपका आ गया दृश्य जो आप सिर्फ देख सकते हैं, और श्रव्य में आ गया जो आप सुन सकते हैं। और एक आता है आपका कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत, वो है कि आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और इनका शिक्षण पद्धति में यूज भी होता है। जैसे दूरदर्शन, चलचित्र यानी सिनेमा, और दूरदर्शन मतलब टीवी, क्लोजर सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट, प्रयोगशाला, कार्यशाला, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
इंटरनेट आदि आदि। ये आपका आ जाता है दृश्य श्रव्य कठोर उपागम। और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है कि किसी 5 या 6 कठोर दृश्य श्रव्य उपागम के बारे में लिखिए। तो इसकी जो आपको दिखाए ना 4-5, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में लिखना होगा। ठीक, चलिए उसके क्लास देंगे इसी वीडियो में। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। अगला है मृदुल उपागम, कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय तथा कोमल उपागम या मृदुल उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। तो मृदुल उपागम यानी कोमल शिल्प उपागम को सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, ये सारा नाम, इसका व्यवहार तकनीकी भी नाम दी जाती है। कोमल उपागम क्या क्या देख लेते हैं। ठीक है, तो कोमल उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित ना होकर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। यानी ये आपका विज्ञान और तकनीकी पर आधारित नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विशेषकर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ी है। कोमल उपागम में शिक्षण तथा अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। कोमल उपागम का संबंध उद्देश्य के व्यावहारिक रूप, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली, पुनर्बलन तथा पृष्ठ पोषण की युक्तियों एवं मूल्यांकन से होता है। संक्षेप में कोमल उपागम के अंतर्गत इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि तकनीकी एवं मशीनी उपागम के माध्यम से प्रयोग में लाए जाने वाली शिक्षण सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण विधियाँ, युक्तियाँ आदि कोमल उपागम हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं कोमल उपागम का, जिसमें आर्थर मेल्टन 1959 ने कोमल उपागम में संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार कोमल उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है और अनुभव प्रदान करके छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करती है। आप देख लेते हैं यहाँ पे कठोर उपागम और मृदुल उपागम कैसे समझेंगे कि कौन कठोर और कौन मृदुल। जैसे श्यामपट्ट हुआ यानी ब्लैक बोर्ड, आजकल तो वाइट बोर्ड भी आ गया। तो जो आपका श्यामपट्ट है यानी ब्लैक बोर्ड है, वो आपका कठोर उपागम, और जो चौक का आप कार्य कर रहे हैं, जो चौक के माध्यम से आप लिख रहे हैं, तो वो आपका चौक का कार्य हो गया मृदुल उपागम। दूसरे नंबर पर देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो आप प्रोजेक्टर लगा दे रहे हैं लेकिन उसमें जो ट्रांसपेरेंसीज हो रहा है वो आपका हो गया मृदुल उपागम। तीसरा है मॉनिटर, लेकिन उसमें मॉनिटर या वीसीआर में जो वीडियो प्रोग्राम चल रहा होगा वो आपका मृदुल उपागम। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि कठोर उपागम मृदुल उपागम के साथ कितना कनेक्शन है। जो कठोर उपागम में हो रहा है उसमें जो हो रहा है वो आपका मृदुल उपागम, और कठोर उपागम जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जो फिजिकली आप उसको टच कर सकते हैं, वो आपका कठोर उपागम। अगला देखिए कंप्यूटर आपका हो गया कठोर उपागम यानी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। अगला है ऑडियो रिकॉर्डर, जो आपका ऑडियो रिकॉर्डर है वो आपका क्या होगा कठोर उपागम। लेकिन रिकॉर्ड जो डेटा है वो आपका क्या हो गया मृदुल उपागम। इसके बाद खाली कागज आपके पास एक कठोर उपागम है, लेकिन अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है और उस लिखा को बच्चों को दिखाएंगे वो आपके लिए हो गया लिखित सामग्री मृदुल उपागम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर हो गया। एक और आता है उसका नाम है प्रणाली विश्लेषण उपागम। ये क्या है, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नवीन प्रबंध तकनीकी का विकास हुआ। इस विचारधारा को शिक्षण तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम के नाम से जाना जाता है। इसे शैक्षणिक प्रबंध भी कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इसे अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से होता है।
यानी ये कक्षा के बाह्य परिवेश से संबंधित है इसका, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों और समस्याओं के उजागर करता है और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर उसका समाधान भी निकलता है। इस प्रकार प्रणाली उपागम के द्वारा विद्यालय के प्रबंध, प्रशासन और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करके उसे प्रभावशाली और कम खर्चीला बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो प्रणाली विश्लेषण उपागम क्या है, ये पूरे स्कूल में जो कमियां हैं उनको उजागर करता है, उनको निकालता है और उनमें जो है सुधार भी करता है। क्या क्या है देख लीजिए। शिक्षा में प्रणाली उपागम नवीन समस्या समाधान प्रविधि है। यह सभी पक्षों और घटकों के साथ शिक्षा को संपूर्णता में देखता है। शिक्षा के घटक विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, पाठ्यवस्तु, अनुदेशन प्रणाली, भौतिक पर्यावरण तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन। शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों का समावेश होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रणाली उपागम है को कहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उपयोग होता है। अनुदेशनात्मक लक्ष्यों और व्यावहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करना और उन्हें व्यावहारिक रूप में लिखना। विविध संचार माध्यमों एवं प्रकरणों द्वारा इन उद्देश्यों के प्राप्ति क्रियाकलाप निश्चित करना। छात्रों की आवश्यकताओं और विशेषताओं को चिन्हित करना। विषय के प्रभावशीलता अधिगम के लिए समुचित विधियों का चयन के लिए विविध करना। समुचित अधिगम अनुभव का चयन करना। इन अनुभवों के लिए संबंधित प्रकरणों, संचार माध्यमों तथा संसाधनों को छांटना। आप देखते हैं इनका कुछ डेफिनेशन। सिलवर्ट के अनुसार शैक्षिक उपागम प्रणाली पर भागों और उनके अंतर संबंधों को पहचान करने के लिए मौजूदा सिस्टम पर विश्लेषण किया जाता है। ये हुआ तीनों का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इनका क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है, इनकी क्या आवश्यकता है। तो चलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयारी कर लीजिएगा। जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कठोर और कोमल उपागम है उनका क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इनकी इम्पोर्टेंस सब कुछ बताएंगे। चलिए पहला इसका काम क्या है, महत्व क्या है। यह उपागम विषय वस्तु चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग क्लास कैसा लग रहा है ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और हम भी कमेंट करते रहेंगे आप लोग को, तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। यह उपागम विषय वस्तु को अधिक ग्राह्य तथा सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि विषय वस्तु को और अधिक सरल, सुगम बनाते हैं। यह विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षित, रोचक, जीवंत बनाने में समर्थ होते हैं। इन दोनों उपागमों का प्रयोग करके छात्रों की रुचि जागृत करने, उन्हें जिज्ञासु बनाने तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग करने से क्या होगा कि छात्रों में रुचि उजागृत होगा, उनमें जिज्ञासा होगी और वो जो है प्रेरित होगा। इन उपागमों के प्रयोग से पाठ्य वस्तु छात्रों को अधिक संरचनात्मक तथा अस्पष्टता महसूस होती है। तो देखिए यहाँ पे गलत, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, आप लोग ध्यान लीजिएगा, यहाँ पे आ काट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन उपागमों के प्रयोग से पाठ्य वस्तु छात्रों को अधिक संरचनात्मक और स्पष्टता महसूस होती है, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान रखकर उचित शिक्षण प्रणालियों का उपयोग प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन उपागम के प्रयोग से छात्र अधिक उत्साहित होकर कक्षा कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। यह दोनों उपागम शिक्षकों और छात्रों के समय, शक्ति तथा स्रोतों का सही उपयोग करने में सहायक होती है। कम समय में एवं कम शक्ति में अधिक से अधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम करना इनकी विशेषता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर को लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अंतर कर दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके पूरा डिटेल्स में, उसके बाद आपको टॉपिक 4 फिर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम। तो अंतर देखिए, कठोर एक तरफ है कठोर, दूसरी तरफ है आपका कोमल, यानी पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। बस आप लोग ध्यान रखना है, हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, आप लोग को समझाते जाएंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में क्या है, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं और सॉफ्टवेयर को इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं। हार्डवेयर मशीनी उपागम से नाम से जाना जाता है,
जबकि सॉफ्टवेयर अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है। हार्डवेयर का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान है, जबकि सॉफ्टवेयर का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। हार्डवेयर आविर्भाव भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से हुआ है, जबकि सॉफ्टवेयर का आविर्भाव शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। कठोर उपागम में और क्या है, यह उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है। यह उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार पर आधारित है। कठोर उपागम सिल्वरमैन ने इस उपागम को सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है, जबकि सिल्वरमैन ने इसे कोमल उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। तो ये सब जो है पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जिनको नोट्स दिया गया है आप लोग नोट्स से तैयारी कीजिएगा, और बाकी जिनको नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यह एक उत्पादजन्य उपागम है, यह एक प्रक्रियाजन्य उपागम है। तो इस तरह से आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट जो है अंतर करना है। तो जिनके पास नोट्स नहीं भी है मान के चलिए तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अगला है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु इन दोनों चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देंगे। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। तो देखिए पाठ्यक्रम आप सभी जानते हैं करिकुलम बनाया जाता है स्कूलों में। तो पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है और इसका अंग्रेजी शब्द है करिकुलम, और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन सा वर्ड, तो क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करते रहिए। साथ ही आप लोग लाइक कर दीजिएगा जो भी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। फिर आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन पेपर 4 में, और आपकी तैयारी बेहतरीन होगा, आसान भी होगा पढ़ाई में, और आप लोग तैयारी भी अच्छा करेंगे और साथ ही रिजल्ट भी अच्छा होगा। उम्मीद बहुत है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाली सभी क्रियाओं तथा विषयों से लिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी अनुभवों से है जो कक्षा, विद्यालय, खेल का मैदान एवं अन्य सहगामी क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग है। शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करे एवं कोई भी विषय पढ़ाए, उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के बिना ना तो वह शिक्षण को व्यवस्थित कर पाता है और ना ही शिक्षा के व्यापक तथा तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। तो बिना पाठ्यक्रम का, ठीक है, ये पाठ्यक्रम शिक्षा का एक ऐसा आवश्यक अंग है शिक्षा प्रक्रिया का, जो बिना पाठ्यक्रम का शिक्षण ना विधि का प्रयोग कर सकता है और न ही से शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने क्या कहा है, देखिए कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक औजार यानी साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी छात्रों को अपनी कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही कोई शिक्षक इन औजार के माध्यम से एक स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को जो है अपने आदर्शों के अनुसार ढाल सकता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम अनुभव ही किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बनाते हैं। चलिए आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं आप लोग को लिखने के लिए आ सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, तो कनिंघम महोदय के क्या कहना है वही जो आपको समझाया अभी, और वही क्लास दिए जो आपको लिखना है कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन या औजार है जिससे वह पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। इसी के साथ एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं आप लोग को हॉर्न महोदय के अनुसार। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिकुलम,
तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है पाठ्यक्रम का? पहला, तो पाठ्यक्रम की विशेषता और महत्व में पहला नंबर पॉइंट कि पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए करिकुलम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम में बीच बीच में चेंजेस भी होता रहता है। तो ये क्यों चेंजेस होता है? जो कि समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए ये चेंजेस किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी कौन सा हमें उद्देश्य पूरा करना है शिक्षा के अंतर्गत, उनके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, यानी छात्रों में जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी के आधार पर होगा, पाठ्यक्रम के आधार पर। तो अब अगला देख लेते हैं 4 नंबर, इसका जो महत्व और पाठ्यक्रम का विशेषता है वो है कि पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा ही दिया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार यानी बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो ये सारा विशेषता आप लोगों को बता दिए। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, तो इसको भी आप लोग को तैयारी कर लेना है। तो चलिए इसका भी क्लास करते हैं। पाठ्यक्रम का पहला उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, यानी छात्रों में ज्ञान का, भाव, विचार का एवं कार्य क्रियात्मक का विकास करना होता है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी है। पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का चौथा उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविका उपार्जन योग्य बनाना है। छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना है। छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना है। ये सारा जो है उपयोगिता, ये सारा महत्व, सारा विशेषता है कि छात्रों को समझने का जो स्तर है उसको आसान बनाना, छात्रों में जो व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन लाना, छात्रों में जो व्यवहार को उसको श्रेष्ठ बनाना, बेस्ट बनाना और उसको जीविका उपार्जन बनाने के लिए तैयार करना। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम जब निर्माण होगा तो उसके लिए कौन कौन सा सिद्धांत है ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाले विद्वानों द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सभी शैक्षिक क्रियाएं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए कौन कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण, जब आप पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है, करिकुलम जब बनाया जा रहा है तो कौन कौन सा सिद्धांत होना चाहिए। पहला, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो, यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शैक्षिक लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई अनेक उद्देश्यों पर आधारित हो। सभी विषय का उद्देश्य छात्रों का सृजनात्मक विकास करना है, तो पाठ्यक्रम में रचना संबंधी प्रकरणों को शामिल किया जाए जो बालक की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक हो। दूसरा पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत है मानसिक स्तर के अनुकूलन, यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो मानसिक स्तर के अनुकूल हो। आज संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर केंद्रित है। इस तथ्य को हम सभी स्वीकारते हैं कि बालक उस विषय को आसानी से आत्मसात कर सकता है जो उसकी रुचि, अधिगम क्षमता, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाए। यानी अगर कोई भी बालक हो वो उस विषय को ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा, ज़्यादा आसानी से उसको अधिगम कर पाएगा अगर उसके रुचि, उसके अधिगम क्षमता, उसके मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए। यदि बालक प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं में रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री का चुनाव किया जाए जिसमें प्राकृतिक दृश्यों आदि का चित्रण हो। ठीक है, वो अगला है क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त हो, क्योंकि बच्चा हमेशा सक्रिय रहना चाहता है। स्वयं करके सीखा ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। वातावरण के साथ एकीकरण, शिक्षा बालक को जीवन के साथ साथ सामंजस्य करना सिखाती है। अतः पाठ्यक्रम में बच्चे के जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करें ताकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सके। अगला सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत।
ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है, विभिन्न विषय ज्ञान की उप इकाई है और उनमें आपस में सह संबंध होता है। भाषा एक कौशल है जिसमें हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री ली जाती है वह विभिन्न विषयों से संबंधित होनी चाहिए। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। भाषा का अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण करने में समर्थ होता है। अतः भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज का उपयोगी सदस्य बना सके। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिचित और ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित और सूक्ष्म तथ्यों को जाने, इसमें अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। आठवां सिद्धांत है लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है एकदम बना दिया तो बना दिया, उसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि अगर परिस्थिति के हिसाब से, समाज की बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से उसको बदलने के लिए भी किया जा सके, सुविधा हो, ताकि पाठ्यक्रम में बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान देकर पाठ्यक्रम को रूढ़िवादी होने से बचा जा सके। लास्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9, एक और पॉइंट यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर देख लेते हैं पहले। इकाइयों में विभाजित। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम सुबोध, सुस्पष्ट एवं सुग्राह्य होता है। लास्ट है निर्देश एवं सूचनाएं। पाठ्यक्रम में अध्यापक के लिए आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं हो, यथा प्रत्येक पाठ के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या, उचित शिक्षण साधन, विषय सामग्री से संबंधित सहायक क्रियाएं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्या एवं उनका समाधान। तो आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है। देखिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यालय का कार्य संगठित और संतुलित रूप से चल सकता है। बिना पाठ्यक्रम का विद्यालय का कार्य नहीं चल सकता है संगठित और संतुलित रूप से। पाठ्यक्रम का महत्व उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य के रूप में समझा जा सकता है। संक्षेप में पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व इस प्रकार है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी जो शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है उसके लिए सहायक होगा। शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक, कौन सा शिक्षण सामग्री यूज करना चाहिए ये निर्धारण करने में सहायक होती है। शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, विषय सामग्री के विभाजन में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक, दर्शन एवं शिक्षा की प्रवृत्ति को दर्शाने में सहायक, तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक। ये रहा पाठ्यक्रम। एक और क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है, वह है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। तो पाठ्यचर्या यानी जिसको पाठ्य वस्तु भी गला गया है, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम और सिलेबस में क्या क्या अंतर है, चलिए आपको इस वीडियो में क्लास दे रहे हैं। तो निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं इनके अंतर को, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, ठीक है, यानी करिकुलम और सिलेबस। पाठ्यक्रम, अगर हम यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम का कोई है तो मान लीजिए, चलिए अगर यहाँ पे पाठ्यक्रम बोलेंगे तो आपको समझना है करिकुलम के बारे में बताया जा रहा है, और पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु बता रहा है, इसका मतलब सिलेबस, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को विषय को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसमें वे समस्त क्रियाएँ का शामिल की जाती है जो क्रियाएँ बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जबकि सिलेबस में विद्यार्थियों के विषय को अच्छी तरह से समझने का अवसर नहीं मिलता है। तो देखिए, जो करिकुलम होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों को विषय को समझने का जो अच्छा अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं होते हैं। देखिए दूसरा नंबर देखिए, यदि इसके क्षेत्र को देखा जाए, किसका, पाठ्यक्रम का, तो करिकुलम के क्षेत्र को देखा जाए तो करिकुलम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, नहीं बहुत बड़ा होता है उसका क्षेत्र। शिक्षार्थी के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से यह संबंधित होता है, जबकि सिलेबस का क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है, जिससे केवल इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। बस इस चीज़ को ही सिलेबस में देखा जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम और करिकुलर में का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। तीसरा नंबर पॉइंट, पाठ्यक्रम के अंतर्गत
विद्यालय की समस्त क्रियाएं शामिल की जाती हैं, यानी करिकुलम में विद्यालय की सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं, जैसे खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्वों का आयोजन, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि कार्यों का आयोजन आदि का समावेश होता है। ये आपका करिकुलम में होता है। लेकिन सिलेबस के अंतर्गत केवल शिक्षण विषयों का प्रकरण यानी टॉपिक्स ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार इसका स्वरूप अत्यंत सुनिश्चित होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक है, यह बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है, जबकि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के इस लक्ष्य में उसका एक साधन मात्र है। यानी करिकुलम क्या है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। लेकिन जो सिलेबस है वो करिकुलम का ही एक छोटा सा क्या है, साधन मात्र है। करिकुलम रटी हुई प्रक्रिया को महत्व नहीं देता है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, यानी इसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। जबकि सिलेबस में पाठ्यचर्या में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। छठा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बालकों के जीवन के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक और मौखिक विकास से संबंधित है। इसकी सहायता उनके व्यवहार में उचित परिवर्तन लाता है। लेकिन सिलेबस केवल बालकों के परीक्षा में उत्तीर्ण करने से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का रूप व्यापक होता है, इसमें लिखित, मौखिक और पुस्तकीय व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, परंतु पाठ्यचर्या में मौखिक, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक होता है। इसका संबंध केवल मानसिक विकास से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रस्तुत विधि का निर्माण करता है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो है टॉपिक नंबर 6 पाठ्य योजना, अर्थ, परिभाषा और महत्व। लेकिन आप लोगों को बता दें, आज का जो फाउंडेशन पेपर 4 का क्लास चल रहा है, इसमें हम सोचे थे पूरा कंप्लीट क्लास देंगे, लेकिन आज थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण वीडियो हम जो है यहीं टॉपिक 6 तक आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे और टॉपिक 7 के बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए कल शाम में फिर आप लोगों के फाउंडेशन पेपर 4 का पार्ट 2 वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, पार्ट 2 का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को 6 टॉपिक तक आज करवा देते हैं, बाकी जो आगे का टॉपिक जो है पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा। ठीक, तो चलिए टॉपिक 6 में पाठ योजना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाउंडेशन पेपर 1। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को टिप्स बता देते हैं। पाठ योजना के लिए आप लोग को हम उसका जो डेमो दिया है सभी स्टूडेंट्स को, हम क्यों दिया है ये आपको आज क्लियर कर देते हैं। डेमो में आप लोगों को जो पॉइंट ध्यान में रखना है, जिस पॉइंट को आपको ज़रूरी है लिखना, वो सारा पॉइंट आपको दे दिया गया है। बस आपको उस फॉर्मेट की मदद से तैयारी करना होगा। और पाठ योजना हिंदी, एसएसटी, मैथ और साइंस, इस चारों विषय में स्पेशली आप लोगों को तैयारी करना है और चारों का एक एक जो है पाठ योजना आप लोग बना सकते हैं। और इसके लिए हम ऑलरेडी टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया हुआ है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो भी बना दिया गया है, इस वीडियो पे है। ठीक है, तो वीडियो को भी देख लीजिएगा और पीडीएफ भी देख लीजिएगा। आपको 4 विषय का कम से कम बना के रखना है। यहाँ पे टॉपिक 6 जो है पाठ योजना से रिलेटेड आ जाता है कभी कभी फाउंडेशन पेपर 4 में, कि पाठ योजना क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। और अगर आप ये वीडियो का ये टॉपिक 6 समझ लेते हैं तो आपका हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ, इसमें भी पाठ योजना से रिलेटेड कभी कभी बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उसका अर्थ, परिभाषा और महत्व भी आ जाता है। तो अगर ये आ जाए तो ये आपका एक ही वीडियो में इसी 6 नंबर टॉपिक से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एक इतना रिक्वेस्ट रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। साथ ही आप लोग कमेंट करते रहिए चैट सेक्शन पर, आप लोग कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा लगता है। पाठ योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। कक्षा में जाने से पहले हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण, जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ योजना में रहता है। तो देखिए पाठ योजना का अर्थ क्या है। पाठ योजना विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप होता है, जिसमें कोई शिक्षक एक निश्चित कालांश के दौरान क्या पढ़ाना है, उनका उस पढ़ाने में कौन सा सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है,
कौन सा उससे बालकों में पूर्व ज्ञान है, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। ये हुआ आपका पाठ्य योजना का मीनिंग। इस प्रकार पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा अधिक हो सकती है। आप देख लेते हैं पाठ्य योजना का कुछ परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। तो यहाँ पे नेल्सन वॉशिंग के क्या कहना है कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाले उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। जबकि बॉसिंग के अनुसार क्या है, पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स दिया गया आप लोग नोट्स से इसको देख लीजिएगा। ठीक, आप देखते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता या महत्व, लेसन प्लान का रिक्वायरमेंट। तो लेसन प्लान क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका, क्या विशेषता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षक के लिए लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लू प्रिंट का होना आवश्यक है। आप लोग देख रहे होंगे या जानते होंगे, जो इंजीनियर होते हैं, अभियंता होते हैं, वो कोई भी एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक मानचित्र या ब्लू प्रिंट तैयार करता है। उसी तरह से बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को भी एक पाठ्य योजना निर्माण करना इसी तरह से आवश्यक है। कक्षा में सफल और प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ्य योजना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए क्या क्या आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षा को सफलता एवं प्रभावी रूप प्रदान करने हेतु पाठ्य योजना सहायक है। इससे विषय वस्तु का आधार बालक केंद्रित तथा व्यवस्थित होता है एवं प्रभावशाली शिक्षण का संगम होता है। इसके माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्यों तथा प्रक्रियाओं का नियमन संपूर्ण लक्ष्यों और क्रियाओं के रूप में तैयार करता है। चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए यह आवश्यक है। यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करता है। ठीक है, एक टीचर के लिए क्या करता है, ये मार्गदर्शक होते हैं, साथ ही एक फ्रेंडली यानी मित्रता का भी कार्य करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना शिक्षक को आवश्यकता के अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। आप देख लेते हैं पाठ्य योजना के कुछ उद्देश्य, लेसन प्लान के ऑब्जेक्ट्स, पर्पस। ठीक है, पर्पस ऑफ लेसन प्लान। तो पाठ्य योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। क्या क्या उद्देश्य है, लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या क्या है। चलिए पहला नंबर पॉइंट, कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराने के लिए, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों वस्तु के सभी तत्वों का विमोचन करने के लिए, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी प्रदान करने के लिए, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होने के लिए, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्माण करने के लिए। अब पाठ्य योजना की रूपरेखा, एक भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पाठ्य योजना की रूपरेखा के बारे में आप विस्तार से लिखिए। मतलब उसमें जो पाठ्य योजना में होता नहीं है कि आपका नाम, छात्र अध्यापक का नाम, उसके बाद कालांश, उसके बाद विषय प्रकरण, ठीक है, पूर्व ज्ञान। तो ये जो आपका है सहायक शिक्षण सामग्री, इसी को बोला गया है रूपरेखा। तो ये रूपरेखा कैसे बनता है, ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ दे दिया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं देखा है तो टेलीग्राम में जाइए, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे ऊपर, तो ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा लेसन प्लान का। उसमें पासवर्ड भी डाल दिया गया है, आप लोग पासवर्ड से ओपन कर लीजिएगा। एकदम बढ़िया से आप लोगों को लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है पूरा बना दिया गया है। साथ ही वीडियो भी बना दिया हुआ है, उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेसन प्लान के निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष निश्चित लक्ष्य रहता है तथा इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है। तो कैसे कैसे देखिए लेसन प्लान बनाई जाती है। सबसे पहले सामान्य सूचना दी जाती है जिसमें आपको पाठ का शीर्षक, कक्षा कौन सा कालांश, कौन सी अवधि, क्या विषय, कौन सा प्रकरण, दिनांक क्या है, ये सारा चीज़ को आपको लिखना होगा। और इसके साथ साथ उनका नाम भी अवश्य लिखना होगा टीचर्स का।
दूसरा है सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, जिसमें कि आपका होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, चाहे विज्ञान पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो या सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो, उनके जो सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो सभी का सामान्य उद्देश्य अलग अलग होता है और उसको आपको लिखना होगा। विशिष्ट उद्देश्य, पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस के जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा बच्चों में, क्या कौन सा विशिष्ट उसको उद्देश्य पूरा होगा, तो वो आपको लिखना होगा। उसके बाद सहायक सामग्री आती है, इसमें आपको लिखना होगा कि जो चीज़ आप स्कूल में जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में आपको कौन कौन सा चीज़ आपको ज़रूरत होती है। जैसे एक तो चौक हो गया, एक ब्लैक बोर्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आप मॉडल, ग्लोब, चार्ट ये सब भी यूज कर सकते हैं, मानचित्र। उसके बाद एक और पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो आप पढ़ाएंगे उससे पहले कुछ बच्चों को कुछ जानकारी होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तुत करता है। यानी इसमें जो है कुछ सवाल किया जाता है, 3 या 4, जिसमें पहला 2-3 सवाल आपका आंसर होगा स्टूडेंट के पास, लेकिन 4 वाला जो है आंसर नहीं हो पाएगा, वो समस्यात्मक होगा और उसी को आपको पढ़ाना होगा लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको शुरू करना है उद्देश्य कथन, यानी आप उद्देश्य में क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब ये पढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को लिखना है। उसके बाद लेसन प्लान का सारा जो आप लिखेंगे वो है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आपका जो जो चीज़ आता है वो ऑलरेडी पीडीएफ में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो प्रस्तुतिकरण में आपको पूरा चीज़ लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, यानी आप जो बच्चों में पढ़ाए हैं उन बच्चों में कौन बच्चा समझा कि नहीं समझा, उसमें बोध प्रश्न भी होते हैं। उसके बाद जब प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाएगा, बोध करा, उसके बाद आपको लिखना होगा सैंपट कार्य, यानी आप जो बच्चों को पढ़ाए उस दौरान सैंपट यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या काम किया है उसको लिखना पड़ेगा। अगला है कक्षा कार्य, छात्रों को पाठ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, यानी बच्चों को कक्षा कार्य में भी कुछ दे सकता है लिखने के लिए। निरीक्षण कार्य, इसमें अध्यापक दिए गए कार्य का निरीक्षण कार्य करेगा। उसके बाद मूल्यांकन, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है, इस चीज़ को देखना होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जो टीचर्स पढ़ाया है और पढ़ाने के दौरान जो सवाल किया गया है उनको यहाँ पे लिखना होगा। और लास्ट में आपका होता है गृह कार्य, यानी जो आप पूरा टॉपिक पढ़ाए, पूरा आप जो प्रकरण पढ़ा दिए उस पूरा टॉपिक के बारे में जो आपका सवाल था, जो आपका वो होमवर्क दे सकते हैं, तो होमवर्क के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे लास्ट है हमारा, वो है आदर्श पाठ योजना की विशेषता। तो एक आदर्श पाठ कैसा होना चाहिए, आदर्श पाठ योजना, लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, आदर्श, आइडियल, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका भी कंप्लीट क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्लास आप शुरू करते हैं इस तरह से। पाठ योजना के उपयुक्त सभी लाभ केवल उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब यह उत्तम एवं आदर्श हो। आदर्श पाठ योजना के निम्नलिखित उद्देश्य विशेषताएं हैं, क्या क्या। तो एक आदर्श पाठ योजना बनाने की विशेषता क्या है। पहला है उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करता है। उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय, सहायक सामग्री शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, अतः आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय सभी शिक्षण सहायक सामग्री को उसके यथा स्थान पर अंकित करना चाहिए, जिसे शिक्षक को शिक्षण के समय प्रयोग करना है। अगला है पूर्व ज्ञान। आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान अर्जन करने में कठिनाई नहीं होती। उदाहरणों का प्रयोग, आदर्श पाठ योजना में शिक्षक को उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। समय का ध्यान भी रखना चाहिए। आदर्श पाठ विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तथा कालांश की अवधि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मूल्यांकन, आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों पर पड़े प्रभाव को जानने की विधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, इससे शिक्षक द्वारा उपयोग की गई विधियों का मूल्यांकन भी हो जाएगा, साथ ही विद्यार्थी भी सीखने में रुचि लेंगे। अगला है गृह कार्य। आदर्श पाठ योजना में गृह कार्य की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इससे विद्यार्थी अर्जित किए हुए ज्ञान का उचित प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 6 टॉपिक्स तक हो चुका है और लगभग इनमें से आपको 12-15 टॉपिक 12-13 क्वेश्चन भी आ गया होगा। तो इन क्वेश्चन और आंसर का आप तो तैयारी कीजिए, और अगर वीडियो को कोई पूरा नहीं देखा है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और साथ ही इनमें और भी एक्स्ट्रा टॉपिक अभी इम्पॉर्टेंट और भी है, जिसमें 7 टॉपिक नंबर 7, 8, 9, 10, तो ये सारा टॉपिक आपको पार्ट 2 कल आएगा। तो आप लोग वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और
बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जितने भी वीडियो को देखे एक लाइक कर दीजिएगा। तो वो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मिलते हैं, एक इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो 7 नंबर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो कल के लिए इंतजार करना होगा आप लोगों को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक स्पेशल लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर सबको ही, ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, साथ ही क्लास में और क्या आप लोगों को चाहिए, जो भी है आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।